हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस। आज हम फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के बारे में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी से डील करता है। आर्टिकल 21 यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। सो आइए आज हम इस वीडियो से अपने पूरे आर्टिकल 21 से सारे रिलेटेड कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपके जीने का अधिकार और आपके स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस चीज़ में? स्वतंत्रता आपकी डिसीजन मेकिंग में, स्वतंत्रता आपकी चॉइस में। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब आर्टिकल 21 हमें क्या बताता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब कि किसी भी पर्सन को आप कोई भी किसी भी पर्सन से उसकी लाइफ या उसकी पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकता अनलेस एंड अनटिल कोई लॉ हो। मान लेते हैं कि आपने कोई लॉ को वॉयलेट किया। अगर आपने कोई लॉ को वॉयलेट किया है तो आपने एक ऑफेंस किया है। अब उसके लिए मे बी वो एक पनिशेबल ऑफेंस हो, या उसके लिए कुछ सज़ा हो, या उसके लिए कुछ मॉनेटरी पनिशमेंट हो, तो वो आपकी पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस किसी भी पर्सन के पास हक नहीं है कि वो किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ करे या फिर उसकी पर्सनल लिबर्टी को उस हानि करे। तो ये व्यक्ति की जो निजी जीवन है उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक हमारा गोपालन केस हुआ था 1960 में। उस गोपालन केस में हमारे स्टेट ने आर्टिकल 21 को बहुत ही शॉर्ट वे में डिफ़ाइन किया और उसने कहा कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो किसी भी पर्सन से उसकी पर्सनल लिबर्टी को ले सकता है, उसकी लाइफ को ले सकता है। लेकिन एक मेनका गांधी केस हुआ था 1978 में, जिसमें आर्टिकल 21 का काफ़ी वाइडर इंटरप्रिटेशन लिया गया, जिसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 21 को तभी डिप्राइव किया जाएगा जब कोई लॉ स्टैब्लिश होगा, और लॉ भी फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉ ही कोई, मान लीजिए कि लॉ ही कुछ ऐसा हो कि जो डिस्क्रिमिनेटरी हो, लॉ ही कुछ ऐसा हो कि लॉ में ही खराबी हो, तो और उस वजह से किसी पर्सन की लाइफ चली जाए या उसकी पर्सनल लिबर्टी को छीन लिया जाए, तो वो भी तो सही नहीं है। तो मेनका गांधी केस में पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है। इसका मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है ये बताने का, सिर्फ यही ना ही ये बताने का कि कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बल्कि ये भी बताने का कि लॉ सही है कि नहीं है। जैसे हमारे यहाँ भी एक लॉ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो ये कह सकता है कि भाई ये लॉ भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इस फंडामेंटल राइट को वो वायलेट कर रहा है। लेकिन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो ये बता सके कि लॉ इज़ फेयर और जस्ट। इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो किया जाता है, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को। हमारे मेनका गांधी केस 1978 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया गया था। तो ये पूरा जो केसेस जो मैंने आपसे डिस्कस किए और मैंने जो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ को बताया, वो इसीलिए बताया कि ये सारे केसेस प्रूव कर रहे हैं कि राइट टू लाइफ कितनी इम्पॉर्टेंट है। और हमें राइट टू लाइफ, आप किसी भी वजह से किसी भी पर्सन से उसकी लाइफ या उसकी पर्सनल लिबर्टी को नहीं ले सकते। तो पूरा जो आर्टिकल 21 है वो इसी पे ही बेस्ड है। अब जैसे राइट टू लाइफ में कई सारे आप प्रोविजंस मिलेंगे। जैसे सबसे पहले है कि राइट टू लाइफ में क्या इन्वॉल्व होता है। अब आप लाइफ अपनी कैसे अच्छे से जी सकते हैं, विथ फुल डिग्निटी कैसे जी सकते हैं। पहले आपके पास हक है एक साफ़ इन्वायरमेंट का, आपके पास हक है एक कि आप फ़ॉरेन ट्रिप पे जा सकते हैं। जैसा कि हमने आर्टिकल 19 पढ़ा था, उसमें हमने आर्टिकल 19 में पढ़ा था फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, बट वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन इंडियन टेरिटरी था। बट आर्टिकल 21, जैसा कि मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि आर्टिकल 21
फ्री फॉरेन ट्रिप्स मतलब मूवमेंट आउटसाइड द कंट्री से भी डील करता है। और जैसे कि फ्री लीगल एड, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन बिहेवियर, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, अगेंस्ट हैंडकफिंग, अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब यही बता रहे हैं कि हम लाइफ को विथ फुल डिग्निटी, या राइट टू लाइफ का क्या मतलब है। राइट टू लाइफ का मतलब है कि हमें स्पीडी ट्रायल्स मिलने चाहिए। हम राइट टू लाइफ का मतलब है कि हमारे साथ डिलेड एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि कोई कोई कन्विक्शन हुआ किसी पर्सन का और उसकी कोर्ट में बारी नहीं आ रही है, उसका केस चल ही नहीं पा रहा है, तो ये भी उसके राइट टू लाइफ के खिलाफ है। तो अगर राइट टू लाइफ वायलेट होता है तो हमारे को तो पता है कि ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, और उसके लिए पर्सन सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो ये राइट टू लाइफ है। अब राइट टू लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब क्लॉज है या सब पार्ट है, आर्टिकल 21A। राइट टू लाइफ में ही एक राइट टू एजुकेशन बाद में ऐड किया गया था। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन मतलब कि शिक्षा के अधिकार से डील करता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में ये कहा कि राइट टू एजुकेशन को हमें फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जो कि 2002 में लाया गया। अब एक्ट मतलब कि वो एक बिल बना, फिर बिल दोनों हाउसेस में पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के कंसेंट से पास हुआ। तो जब कोई एक्ट बन गया तो इसका मतलब किसी भी वस्तु को या किसी भी आर्टिकल को एक स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल गई, उसको एक सपोर्ट मिल गया। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया, और उसको राइट टू लाइफ का ही एक सब पार्ट बना दिया गया। इसमें क्या है, राइट टू एजुकेशन ये इंश्योर करता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स। तो राइट टू एजुकेशन हमें ये बताता है कि स्टेट के पास ये उसकी स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। ये हमारे इंडियन सिटीज़न को भी मिलता है, और ये राइट हमें फॉरेन सिटीजन्स को भी मिलता है। तो ये राइट टू एजुकेशन है। अब इसी को लेके राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। वो एक्ट आया हमारा 2009 में, और जब ये 2009 में ये एक्ट पास हुआ था तो इसमें भी इस जो प्रोविज़न था राइट टू एजुकेशन को फर्दर स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था। जब हमारा आर्टिकल 21A आया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, तो ना ही उसमें फंडामेंटल राइट में चेंज हुआ, बल्कि 2 जगह और चेंजेस आए। सबसे पहला जो DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में भी चेंज आया, जिसमें आर्टिकल 45 में चेंज आया। इसमें क्या किया गया, जो अप टू जो एज 6 ईयर्स हैं, 6 to 14 ईयर्स तो फंडामेंटल राइट में आ गए, बट अप टू जो 6 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे हैं उनको भी एक बेसिक एजुकेशन तो चाहिए, स्टेट को वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये DPSP में ऐड कर दिया गया, और फंडामेंटल ड्यूटी में भी ऐड किया गया। आर्टिकल 51A में ये बताया गया कि एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया की ये एक ड्यूटी है, ये एक मतलब मॉरल ऑब्लिगेशन है एक पर्सन के ऊपर कि वो इंश्योर करें कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिल रही है। तो ये एक फंडामेंटल राइट भी बना दिया और ये एक ड्यूटी भी बना दिया। तो आप जैसा आपने पूरा आर्टिकल को समझा, पहले 21 समझा, फिर 21A समझा, तो आपने ये रियलाइज़ किया कि जो हम डे टू डे काम करते हैं, लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट के पार्ट हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको क्या पार्ट सबसे अच्छा लगा। थैंक यू।